आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। पश्चिम बंगाल के लिहाज से आज का दिन बड़ा है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। तैयारियां भी पूरी हैं। बंगाल में विधानसभा चुनाव अब नजदीक है और उससे पहले सियासी माहौल हर दिन के साथ और ज्यादा गरमा रहा है। बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट अपने अपने तरीके से बंगाल की जनता के दिलों में घर करना चाहती है, जगह बनाने की कोशिश है। नेताजी के नाम पर सियासत भी खूब चरम पर है। चुनाव के वक्त पर सभी पार्टियां आम लोगों के बीच में भी पहुंच रही हैं, लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश भी कर रही हैं। ऐसे में आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर बीजेपी पराक्रम दिवस मना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी अपनी सत्ता और जनता में अपनी इज्जत, अपनी जगह बनाए रखने के लिए देश नायक दिवस मना रही है। तो उधर लेफ्ट और कांग्रेस ने ऐलान किया है कि देश प्रेम दिवस के तौर पर आज के दिन को हम पूरे देश में मनाएंगे। तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से बंगाल में लगातार सियासी माहौल गर्म हो रहा है। टीएमसी के लिए बड़ी चुनौती यह है कि अपने करीबी और बड़े लीडर्स लगातार ममता बनर्जी का साथ छोड़ रहे हैं, टीएमसी का साथ छोड़ रहे हैं और जाकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में नेताजी के नाम पर सियासत के काम पर तमाम नेता, तमाम बड़े चेहरे आपको नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में देश नायक दिवस के तौर पर जब ममता बनर्जी आज के दिन को मनाने का ऐलान कर चुकी हैं, पराक्रम दिवस वर्सेस देश नायक दिवस के तौर पर भी आज राजनीतिक लिहाज से इस दिन को देखा जा रहा है। सियासत के तौर पर आप देखें तो आज के दिन सभी की कोशिश रहेगी आम लोगों के बीच में कनेक्ट पैदा करने की, क्योंकि नेताजी के नाम पर सियासत सालों से हो रही है, जिसका फायदा भी नेताओं ने खूब उठाया है। बगावत का बिगुल बजा हुआ है टीएमसी में लगातार, जब एक एक करके टीएमसी का दामन छोड़कर बीजेपी में बड़े टॉप लीडर्स शामिल हुए हैं। अब जब दो दिवस मनाने की तैयारी, जो आमने सामने की बड़ी पार्टियां हैं बीजेपी और टीएमसी, हालांकि लेफ्ट की अपनी तैयारी, कांग्रेस कह रही है कि देश प्रेम दिवस के तौर पर आज का दिन बेहद खास होने वाला है। लेकिन देखना होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, क्या वाकई आज से बीजेपी एजेंडा सेट करने की तैयारी कर चुकी है। और यही बड़ी खबर और यही सियासी सरगर्मी पैदा करती हुई बड़ी खबर आज पश्चिम बंगाल से है। नेताजी की जयंती पर आज पश्चिम बंगाल दौरे पर प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम क्या कुछ रहने वाला है आप जानिए। दोपहर 3:30 बजे कोलकाता पहुंचेंगे। विक्टोरिया मेमोरियल में कार्यक्रम होगा, जिसमें शामिल होना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। कार्यक्रम में ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री का आमना सामना भी हो सकता है। हालांकि पदयात्रा ममता बनर्जी को करनी है आज पश्चिम बंगाल की अलग अलग जगह, लेकिन उनका कार्यक्रम जैसे जैसे खत्म होगा वैसे वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम शुरू होना है। लेकिन एक मात्र ऐसी जगह होगी जहां पर ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री का आमना सामना हो सकता है। आज का ये दौरा खत्म करने के बाद, जो कि बेहद खास कहा जा रहा है, आज शाम ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली भी लौट आएंगे। विक्टोरिया मेमोरियल के कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री की शिरकत होगी और यहीं पर ममता बनर्जी भी उनके आमने सामने रहेंगी। आमने सामने दो बड़ी पार्टियां, जो कि कांटे का मुकाबला माना जा रहा है, और उनके दो टॉप लीडर्स आमने सामने रहेंगे। पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए भी आज का दिन खास, सियासत के लिहाज के दिन से भी आज का दिन खास। अब ऐसे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जब अलग अलग टॉप लीडर्स के जरिए, अलग अलग पार्टियों के जरिए याद किया जा रहा है, गृह मंत्री अमित शाह ने भी नेताजी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। क्या कुछ कहा, सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक निर्णय किया है कि सुभाष बाबू के 125 साल को देश भर में बहुत उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाएगा और इस प्रकार से मनाया जाएगा। आने वाली कई पीढ़ियां सुभाष बाबू को, उनके जो काम है, उनको देश की आजादी के प्रति उनका जो योगदान है, उसको लंबे समय तक याद रखेगी। सुभाष बाबू एक ओजस्वी विद्यार्थी, जन्मजात देशभक्त, कुशल प्रशासक, कुशल संगठक और सबसे संघर्षशील नेता थे। और इसी पर चर्चा हम करेंगे कि आज का दिन पश्चिम बंगाल के लिहाज से, पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से किन किन मायनों में और कैसे खास माना जा रहा है। बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे अजय अरोड़ा, टीएमसी की तरफ से बादल देवनाथ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और लेफ्ट की तरफ से मित्रा प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। महेश जी, चूंकि आज बड़ा दिन है, प्रधानमंत्री आज पहुंच रहे हैं,
क्या मैं कह सकती हूं कि बंगाल की जमीन पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंच रहे हैं, इससे पहले जेपी नड्डा, अमित शाह पहुंच ही चुके हैं, लगातार दौरे हो रहे हैं, क्या आज सही मायनों में, असली मायनों में बीजेपी चुनावी एजेंडा सेट कर देगी इस खास दिन पर? लोकतंत्र में बात रखें, चुनाव की दृष्टि से तो हम हमेशा यही कहते हैं कि ये लोकतंत्र में चुनाव हमारे लिए पर्व सरीखे है। यही बात कि आज प्रधानमंत्री का, हमारे महानायक इस देश को जिस तरह से अपने जज्बे और भावनाओं के साथ आजादी की लड़ाई लड़ी और आजाद हिंद फौज के नायक रहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का, आज जब भारत सरकार, मैं एक शब्द जोड़ रहा हूं कि कोई सियासी पार्टी इसको नहीं मना रही है, बल्कि भारत सरकार ऑफिशियली ये डिक्लेयर करके पराक्रम दिवस मना रही है, तो निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री को वहां जाना चाहिए। और वो इस दृष्टि से नहीं जा रहे हैं, वो इस जज्बे से नहीं जा रहे हैं कि वहां पर उनको कोई किसी भी तरह से सियासी लाभ हानि को ध्यान में रख के वहां पे वो जाके करें या उनकी जन्म जयंती पर जो प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, उसमें शरीक हो। पहले ही भारत सरकार ने अपने गजट नोटिफिकेशन के जरिए आज के दिन को पराक्रम दिवस घोषित किया है और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में पूरे साल इस दिवस को मनाने की जो है एक दृढ़ संकल्प, एक कार्यक्रम हमने तय किया है। तो ये किसी भी प्रकार से इसको राजनीतिक रूप से ये कहना कि प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस तरह की चीजें वो कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी की इस यात्रा को इस तरह से निरूपित करना, इस तरह से उनको लेकर कहना, आप कह रहे हैं कि सियासी तरीके से इसको ना देखा जाए, ये तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करने का और देश भर में उनके जयंती के तौर पर इस कार्यक्रम को बीजेपी पहले से डिक्लेयर कर चुकी थी। बादल देवनाथ जी, इससे पहले बीजेपी के तमाम बड़े लीडर्स पहुंचते रहे, दौरे होते रहे, रविंद्रनाथ टैगोर का जिक्र हुआ, खुदीराम बोस का जिक्र हुआ, स्वामी विवेकानंद का जिक्र हुआ। आपको लगता नहीं एक एक करके सभी मुद्दे आपसे छिन गए हैं? किसानों के घर पहुंचे, लोक गायक के घर पहुंचे, आपको लगता नहीं एक एक करके सभी मुद्दे आपसे छिन गए हैं? अब टीएमसी के पास क्या बचा है? रोशना मैडम, ये आप कह रहे हैं, लेकिन पूरे बंगाल और पूरे देश कह रहे, ममता बनर्जी फिर से आ रहे। और एक बात देखिए, आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, आने दीजिए, देश है, हम सब उनका प्रजा है, प्रधानमंत्री है, आ सकते हैं। लेकिन आज तक नेताजी का जन्मदिन जितने बार हुआ बंगाल में, एक बार आया प्रधानमंत्री जी। जब पार्टी का जनरल सेक्रेटरी थे तब भी नहीं आया, गुजरात के जब सीएम थे तब भी नहीं आया, आज देश के प्रधानमंत्री है। जब 2021 में चुनाव है तब मोदी जी आ रहा है 23 जनवरी को। दूसरा बात देखिए, बंगाली सेंटिमेंट आज से नहीं, देश स्वाधीन हो गया उसके बाद से हम लोग का सेंटिमेंट है कि नेताजी का जन्म को हॉलीडे दीजिए, घोषित कीजिए और देश नायक अथवा देश प्रेम दिवस कीजिए। लेकिन आज तक मोदी जी व सेंट्रल गवर्नमेंट साल भी हर विषय में पूरे ममता बनर्जी पूरे देश के अंदर अच्छा काम करते हैं, लेकिन हॉलीडे क्यों नहीं, तो पूरे देश में नेशनल हॉलीडे क्यों नहीं घोषित किया गया? और देश प्रेम दिवस या देश नायक दिवस क्यों नहीं घोषित किया? और पराक्रम दिवस मतलब क्या होता है? अर्थात देश नायक को, देश प्रेम को। बात तो लॉजिकल कह रहे हैं आप तो लॉजिकल बात कह रहे हैं, और मुझे लगता है कि बीजेपी से सवाल होना चाहिए, इससे पहले जयंती पर क्यों नहीं याद किया गया, इससे पहले बंगाल की सरजमीं पर क्यों नहीं पहुंचे? मैं पूछ लेती हूं उनसे, पूछूंगी, लेकिन उससे पहले दर्शकों के साथ हम साझा कर लेते हैं वो जानकारी। कोलकाता में आज खास दिन क्यों है, खास कार्यक्रम क्यों कहा जा रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बंगाल आगमन से पहले पूरा माहौल मोदी में है। कोलकाता से लेकर एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, जहां तक आपकी नजर जाएगी, बीजेपी के झंडों से आसमान पटा पड़ा है। भगवा रंग से पश्चिम बंगाल की धरती को सजा दिया गया है। जिन रास्तों से मोदी का काफिला गुजरेगा उन रास्तों पर सुरक्षा के इंतजाम भी पुख्ता है, क्योंकि हम देख रहे हैं राजनीतिक हिंसा पिछले दिनों कैसे हुई है। कोलकाता में पीएम मोदी का कार्यक्रम आज क्या कुछ रहने वाला है, जल्दी से आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता देते हैं। कोलकाता में आज खास कार्यक्रम है, नेशनल लाइब्रेरी सेमिनार का आयोजन किया गया है, जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। विक्टोरिया मेमोरियल का दौरा भी प्रधानमंत्री को करना है। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे
वहां जब सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा होगा उसका आनंद लेते हुए आपको पीएम मोदी नजर आएंगे। खास किताब का लोकार्पण प्रधानमंत्री के हाथों होना है और साथ ही साथ सेनानियों को सम्मान भी प्रधानमंत्री के जरिए दिया जाएगा। म्यूजियम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ये सब कुछ प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के खास हिस्से हमने आपको बताए, लेकिन उसके ठीक उलट टीएमसी की तैयारी क्या है, ममता दीदी आज क्या करने वाली है, पदयात्रा कहां-कहां से गुजरेगी, ये आप जानिए। पीएम मोदी के कार्यक्रम से ठीक पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने गढ़ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पदयात्रा करने वाली हैं। सीएम ममता की पदयात्रा किन किन रास्तों से गुजरेगी उन पर एक नजर जल्दी से हम डालेंगे। श्याम बाजार चौक, यहां से पदयात्रा गुजरेगी। भूपेंद्र बोस एवेन्यू, यहां से पदयात्रा गुजरेगी। चित्तरंजन एवेन्यू, इसके अलावा रानी रासमणी एवेन्यू, रेड फोर्ट, ये तमाम वो इलाके रहेंगे जहां से पदयात्रा होते हुए गुजरेगी। और हमने देखा भी है ममता बनर्जी का ये सिग्नेचर स्टाइल है, जब जब वो आम लोगों के बीच में पहुंचती हैं तो पैदल ही मार्च करती हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ, आम लोगों के साथ ये हुजूम आगे बढ़ता रह जाता है। अब ऐसे में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद किया जा रहा है उनकी जयंती के मौके पर, तो आपको ये भी जानना चाहिए पश्चिम बंगाल की राजनीति में कैसे नेताजी खास हैं और किसके कितने खास हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पराक्रम दिवस आज मना रहे हैं, ममता बनर्जी देश नायक दिवस मना रही हैं, लेकिन लेफ्ट और कांग्रेस कह रही है देश प्रेम दिवस के तौर पर आज हम मना रहे हैं। नेताजी को याद करने के अलग अलग तरीके हैं। अब मुझे लगता है कि महेश जी आपको छोटा सा जवाब दे देना चाहिए बादल देव जी के सवाल का, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। पूछ रहे हैं बादल देव जी कि इससे पहले क्यों नहीं आए बंगाल की जमीन पर, इससे पहले नेताजी को याद क्यों नहीं किया गया? याद करने की जो बात है, नेताजी हर एक हिंदुस्तानी के दिल में बसते हैं। आज उनकी जन्म जयंती है, हम सब उनको नमन करते हुए और बधाई देते हुए इस बात को जरूर ध्यान में रखें कि नेताजी का जन्म जयंती है, नेताजी के जन्म जयंती पे झूठ नहीं बोलना चाहिए। पश्चिम बंगाल की सरजमीन पे जब आपदा आई, प्रधानमंत्री स्वयं गए और वहाँ के मुख्यमंत्री को मदद की। नेताजी का जो एक भावना थी कि हमारे देशवासी हर हाल में उनको दुख से, उनकी विपत्ति से, उनको उस गुलामी से, उस प्रतंत्रता से, उस जालिमा और उस जघन्य स्वरूप से देखिए आपने अभी बोलना शुरू ही किया है और बादल देवनाथ जी मुस्कुराते हुए आपकी बात से असहमति जाहिर कर रहे हैं और बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सभी हमारे साथ मौजूद हैं, सबके पास थोड़ा थोड़ा वक्त है बोलने का। ठीक है, ठीक है, आप कह रहे हैं इससे पहले भी बंगाल के लोगों से जुड़े रहे हैं प्रधानमंत्री, लेकिन अजय अरोड़ा जी आपको लगता नहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंच रहे हैं, गृह मंत्री खुद पहुंच रहे हैं, जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं, टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी खुद चुनावी मैदान में हैं, पैदल यात्रा कर रही हैं, लोगों के बीच पहुंच रही हैं, किसानों से बात कर रही हैं, कांग्रेस कहां है? 125वीं सुभाष चंद्र बोस जयंती पे उनको नमन। बस एक सेकंड के लिए अजय अरोड़ा जी आपको रोक रही हूं, आप बोलिएगा। बस ये तस्वीरें दर्शकों को दिखा दें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आज जब देश भर में पराक्रम दिवस मनाने की बात बीजेपी के जरिए कही गई है, गृह मंत्री अमित शाह ने संदेश भी दिया था, वो ऑडियो हमने सुनवाया भी था दर्शकों को। अब पुष्पांजलि चढ़ा रहे हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद कर रहे हैं, उन्हें नमन कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह जी। अजय अरोड़ा जी अपनी बात रखिए। रचना जी, मैंने नमन भी कर दिया और आज हम इसे देश प्रेम दिवस की तरह मनाएंगे। ठीक है। नेताजी, रचना, जो नेता शब्द आया था, ये जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तो जब सुभाष चंद्र बोस जी को उपाधि दी गई नेता की, तो जब से नेता नाम का उदय हुआ। और नेता तो, असली नेता तो वही थे सुभाष चंद्र बोस जी, और हमारे कांग्रेस के तो नेता रहे वो। और जिस प्रकार से उन्होंने कुर्बानी की, जिस प्रकार से देश प्रेम किया, देश के लिए बलिदान दिया, देश के लिए काम किया, देश को जोड़ने का काम किया, तो उनको तो आज हम प्रेम दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उनके हृदय में देश प्रेम था, उनके दिल में देश प्रेम था, उनका जज्बा देश प्रेम का था, इसलिए आज हम देश प्रेम की तरह मनाते हैं। और जहां तक आपने बात की कि प्रधानमंत्री जा रहे हैं, बिल्कुल सभी को जाना चाहिए, कोई उसमें बुराई नहीं है, क्योंकि हमारे माननीय नेता सुभाष चंद्र बोस जी ऐसी प्रतिभाशाली थे, हर एक को वहां जाना चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हैं हर एक को जाना चाहिए, तो मैं ये भी पूछ लूं कि कांग्रेस की तरफ से कौन पहुंच रहे हैं, कौन बड़े चेहरे, कौन बड़े लीडर्स?
देखिए हम पूरे देश में मना रहे हैं। अच्छा, आप पश्चिमी बंगाल की बात कर रही हैं, आप कोलकाता की बात कर रही हैं। ठीक है, हमारा दायरा बहुत ये बड़ा है। ठीक वैसा ही है। हम समूचे देश में। अजय अरोड़ा जी, ये ठीक वैसा ही है कि दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर हजारों की संख्या में किसान बैठे हैं। कांग्रेस कह रही है कि हम तो बढ़ चढ़कर किसानों का साथ दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ सोशल साइट्स पर अपने पोस्ट के जरिए, अपने ट्वीट के जरिए या फिर एक दो दिन आप सड़कों पर उतरे और किसानों के समर्थन की बात कही, जबकि किसान कह रहे हैं कोई पार्टी सगी नहीं है, हमें तो सबने ठगा है। मित्रा प्रकाश जी, अब चूंकि पश्चिम बंगाल में मेरे कई जानकार मित्र हैं, कल ही मेरी एक मित्र सुनीता से बात हो रही थी, बड़ी दुखी थी। वो कह रही थी कि पिछले कई सालों से पश्चिम बंगाल में रही हूं, देखा है वहां का माहौल, लेकिन पिछले 1-2 साल में फिजा ही बदल गई है, दंगे बहुत ज्यादा होने लगे हैं, यहाँ राजनीतिक हिंसा की शुरुआत तो लेफ्ट की ही देन है। आज अफसोस होता है मौजूदा स्थिति को देखते हुए। बिल्कुल अफसोस होता है मैडम कि मौजूदा स्थिति इतनी दिक्कत में है और मौजूदा स्थिति इतनी खराब है कि देश में आज पराक्रम दिवस की जो पार्टी मनाने की बात कर रही है, क्या उनका पराक्रम दिवस यही है कि वो देश के गद्दारों को गोली मारो और आगे जो भी आप वो लोग लगाते हैं, क्या यही इसी पराक्रम दिवस की बात कर रहे हैं वो? और दूसरी बात यह है कि अभी आप कह रही थी कि देश में बंगाल में, पूरे बंगाल में बीजेपी के झंडों से रंगा हुआ है, तो क्या सुभाष चंद्र बोस की जयंती बीजेपी के झंडे के लगाने से मनाई जाएगी? और आप ही कह रही थी कि प्रधानमंत्री जी आज संगीतों का आनंद लेंगे, तो प्रधानमंत्री जी अगर सुभाष चंद्र बोस जी को ठीक ढंग से समझते या ठीक ढंग से उनको समझने की कोशिश करते तो देश में 100 से ज्यादा किसान मर चुके हैं। आज 59वां दिन है, देश के किसान धरने पे हैं और प्रधानमंत्री जी उनसे कोई सुध नहीं ले रहे हैं और वहां जाके पॉलिटिकल ड्रामा करेंगे, पराक्रम दिवस मनाएंगे। क्या यही पराक्रम दिवस है? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आज तक क्यों बिल्कुल पूछना चाहिए आपको बिल्कुल पूछना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा अपनी पार्टी से और अपने पार्टी के टॉप लीडर से भी पूछना चाहिए कि आज लेफ्ट कहां है, जब सभी पार्टियां मैदान पर जाकर लोगों से कनेक्ट बनाने की कोशिश कर रही हैं, पूरा जोर लगा रही हैं कि सत्ता दोबारा से या तो टीएमसी हासिल कर ले या फिर बीजेपी की कोशिश है 200 प्लस सीट जीतकर हम सत्ता में आए, लेकिन लेफ्ट कहां है ये भी आपको आत्ममंथन करना चाहिए। अब लेकिन बहुत लॉजिकल, हाँ लेकिन बहुत लॉजिकल आपने सवाल उठाए हैं और मुझे लगता है कि महेश जी को आपकी सभी बातों का जवाब देना चाहिए कि क्या इस तरीके से पराक्रम दिवस मना रहे हैं जब दिल्ली के बॉर्डर्स पर हजारों की संख्या में किसान है और 100 से ज्यादा मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है। साथ ही सवाल यह भी होगा कि क्या आज पश्चिम बंगाल की जमीन पर जाकर किसानों को कोई संदेश देने की कोशिश प्रधानमंत्री की रहेगी। लेकिन उससे पहले चूंकि बार बार जिक्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस का हो रहा है उनकी जयंती के मौके पर, ऐसे में दर्शकों को यह भी जानना चाहिए कि बंगाल की सियासत में अब तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम का इस्तेमाल या ये कहिए कि उनके नाम पर राजनीति कैसे कैसे और कब हुई। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताएंगे और समझाएंगे सियासत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का रिश्ता आज का नहीं, कल का नहीं, बल्कि सालों पुराना है। वो कुछ ऐसे कि जब जब जिस पार्टी के नेताजी के सहारे अपने कदमों को सियासत की कुर्सी तक पहुंचाने की चाह रखी है वो कामयाब हुए हैं। ये सालों का नाता रहा है और इसी प्रयोग में आज फिर से तमाम पार्टियां नजर आ रही हैं। साल 2000 में बुद्धदेव भट्टाचार्य ने केंद्र सरकार को खत लिखा था कि 23 जनवरी को हॉलिडे करने की मांग की, उनके जरिए कहा कि नेशनल हॉलिडे किया जाए। 2001 की बात है जब चुनाव में लेफ्ट को इसका फायदा भी मिला और जनता का साथ मिला। लेफ्ट के बाद ममता बनर्जी ने सुभाष चंद्र बोस के नाम पर ही लंबी लड़ाई लड़ी और लोगों का वोट बैंक हासिल किया। बोस के पोते सुगाता बोस को सांसद भी इसीलिए बनाया गया। 23 जनवरी 2016 को बोस से जुड़ी हुई फाइल जो कि बीजेपी के जरिए सार्वजनिक की गई थी, एक बार फिर से जांच की बात कही गई थी। बीजेपी के बंगाल में एंट्री लेने के बाद से ही ममता बनर्जी ज्यादा एक्टिव नजर भी आ रही हैं और आज एक बार फिर से सभी पार्टियों के जुबान पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम है। क्या आम लोग वाकई ये साथ दे पाएंगे जिसकी उम्मीद में तमाम पार्टियों के जुबान पर आज नेताजी का नाम है। पीएम मोदी ने जिस हरिपुरा का जिक्र, क्योंकि पीएम मोदी ने ट्वीट के जरिए बताया है पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हैं, जो अपने ट्वीट में जिस हरिपुरा का जिक्र किया है सुभाष चंद्र बोस से बहुत ही गहरा नाता कहा जाता है। कांग्रेस के अधिवेशन से लेकर नेताजी के अध्यक्ष बनने तक और यहां तक कि 51 बैलगाड़ियों के सफर का भी
आपको हम बता रहे हैं जानकारी कि किस तरीके से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम का इस्तेमाल सभी राजनीतिक दलों के जरिए हुआ है और आज फिर से बीजेपी की तरफ से, टीएमसी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, लेफ्ट की तरफ से ये कोशिश एक बार फिर बल लेते हुए दिख रही है। महेश जी, इससे पहले मित्रा प्रकाश जी की बातों को आपने सुना होगा। मित्रा प्रकाश जी कह रहे हैं क्या ऐसे पराक्रम दिवस मनाएगी बीजेपी जब दिल्ली के बॉर्डर्स पर हजारों की संख्या में और अब तो लाख तक ये संख्या पहुंच रही है, क्योंकि रातों रात यहां लगातार किसान भी पहुंच रहे हैं, वो भी ट्रैक्टर्स के साथ 26 जनवरी क्योंकि अब बेहद नजदीक है। अच्छा, महेश जी हमारे साथ नहीं है। सवाल बादल देवनाथ जी आपसे मैं कर लेती हूँ। लोगों के मन में जिस तरीके की नाराजगी बनी हुई है, किसान भी नाराज हैं, पश्चिम बंगाल का किसान खुश है क्या ममता बनर्जी से? रचना मैडम, मैं तो पहले भूल गया, आज नेताजी का जन्मदिन है। पूरे देश को और आपको भी, पूरे इंडिया न्यूज सबको मैं शुभकामना देता हूँ। और ये पहले मुझे बोलना चाहिए था और मैं भूल गया था। और किसान के बारे में मैं बताऊं, ममता बनर्जी ने किसान बंधु लागू किया और किसान बंधु देखिए 10 साल में ममता बनर्जी का शासन में एक भी किसान आत्महत्या नहीं किया और पूरे देश में 5 लाख किसान आत्महत्या किया। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, सब हर जगह से किसान आत्महत्या किया। सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में हुआ। लेकिन बंगाल में फिर बीजेपी क्यों कहती है कि किसानों की अनदेखी करते हैं? फिर बीजेपी क्यों कहती है कि किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं लेने दे रही है ममता बनर्जी? नहीं मैडम, सुनिए ना, कुछ 6,000 रुपया से क्या होगा? और यहाँ के बंगाल में आपका तो रिपोर्टर है, घर घर जाकर पूछिए कि किसान के किस तरह से जीता है और कैसे ये इसका काम करता कैसे चल रहा है। अब खुद मुझे किसान लागू क्या, बीमा लागू किया, किसान बंधु लागू किया, पैसा भी मिल रहा है। ठीक है, मैं आपकी बात ऊपर रखती हूँ मैडम। बादल देवनाथ जी, मैं आपकी बात ऊपर रख रही हूँ। मैं कह रही हूँ मैं आपकी बात ऊपर रख रही हूँ। आप जो बता रहे हैं वो सब सच है, सब सही है, आपने काम किया है। मैं आपकी बात को ऊपर रखते हुए अगला सवाल आपसे कर रही हूं। अगर सब कुछ ठीक है, अगर इतना काम किया है, क्यों टीएमसी के टॉप लीडर्स टीएमसी का दामन छोड़ रहे हैं, बीजेपी में जा रहे हैं? देखिए मैडम, मैं इसके पहले मैं और एक बात कहना चाहता हूँ। ममता बनर्जी को परसों 20 तारीख को देखिए, जो ममता ने एक सर्टिफिकेट का पूरे बंगाल महिला सुरक्षा, शिशु सुरक्षा के बारे में, नारी सुरक्षा के बारे में सबसे 1 नंबर में है। 20 तारीख को गृह मंत्रालय सांसदों कमेटी ने स्टैंड या डिसीजन दिया, बंगाल में सुरक्षा सबसे अच्छा है। और 20 के ऊपर प्रोजेक्ट में ममता बनर्जी पूरे देश के अंदर सबसे अच्छा काम किया। और इसके डेवलपमेंट के बारे में बीजेपी मोदी कोई भी, नड्डा जी कोई भी एक शब्द नहीं कर रहे कि ममता बनर्जी डेवलपमेंट नहीं किया। और आपका जो सवाल था, जो छोड़ के जा रहा है, देखिए कुछ तो प्रॉब्लम है पार्टी के अंदर, कुछ प्रॉब्लम है। मैं आपको फोन में बता सकता हूं, मैं और आपका चैनल में फोन में बता, डायरेक्ट पूरे देश देख रहा है। कुछ अंदर में बात है, जैसे वो 2-3 छोड़ के जा रहा है। लेकिन राजीव जी और लक्ष्मी रतन शुक्ला ने पार्टी नहीं छोड़ा, मंत्री से इस्तीफा दिया, लेकिन पार्टी ने विधायक से इस्तीफा नहीं दिया। और एक गया शुभेंदु, उसका बात अलग है। मैं आपको प्रोग्राम के बाद आप एक फोन कीजिए, पूरा डिटेल्स कह दूंगा क्यों शुभेंदु चला गया। और एक लास्ट पॉइंट, हर जगह हर मंत्री, और फिक्र की बात तो ये है बादल देवनाथ जी, फिक्र की बात तो ये है कि शुभेंदु अधिकारी से सिलसिला शुरू हुआ लेकिन लगातार आगे बढ़ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी की भविष्यवाणी सच हो जाएगी और चुनाव आते आते ममता बनर्जी कहीं अकेली ना रह जाए? मुझे फिक्र है बड़ी आपकी और आपकी पार्टी की, इसलिए मैं बोल रही हूँ। लेकिन ठीक है, 30 साल मैं बंगाल में पूरे देश में घूर रहा हूँ। मैथ तो मैं जानता हूँ और इसलिए मैं दावे के साथ मैडम आपको आश्वस्त कर रहा हूँ, 2021 में ममता बनर्जी फिर आ रहा है और एक 100 के ऊपर नहीं जा पाएगा, 100 के ऊपर नहीं जा पाएगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं, दावे तो सभी कर रहे हैं सर, दावे तो सभी कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की जनता चुन लेगी। मेरी तो बहुत शुभकामनाएं हैं सभी पार्टियों के साथ, मेरी तो बड़ी शुभकामनाएं हैं सभी पार्टियों के साथ। लेकिन महेश वर्मा जी, आप सुन रहे होंगे मित्रा प्रकाश जो बुनियादी सवाल उठा रहे थे, वो सवाल लगातार पब्लिक डोमेन में आपकी पार्टी को लेकर उठ रहे हैं। दिल्ली के बॉर्डर्स पर हजारों की संख्या में किसान, उन्हें नाराज करके कैसा पराक्रम दिवस जब 100 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई। हालांकि बार बार बीजेपी की तरफ से टॉप लीडर्स, सरकार की तरफ से बड़े मंत्री ये कह चुके हैं कि सरकार तो खुले मन से बातचीत के लिए तैयार है। और वो हमने देखा भी जब 1.5 से बढ़ाकर 2 साल का ये प्रस्ताव दे दिया सरकार ने कि हम कानून लागू नहीं करेंगे। लेकिन उसके अलावा भी कई सवाल हैं जो कि पश्चिम बंगाल की धरती पर पूछे जा रहे हैं।
आप पश्चिम बंगाल को लेकर राजनीतिक हिंसा को लेकर लगातार बीजेपी सवाल खड़े करती रही है, कानून व्यवस्था को लेकर, राजनीतिक हिंसाओं को लेकर। एक सवाल पब्लिक डोमेन में बहुत ज्यादा है, अगर बंगाल का माहौल इतना खराब लग रहा है तो क्यों नहीं राष्ट्रपति शासन आप लोग लगवा देते? देखिए, देव प्रकाश मित्रा जी क्या कह रहे हैं या बादल देवनाथ जी क्या कह रहे हैं। देव प्रकाश जी मित्रा जी जैसे लोग जो है, जिन विचारों को इस देश में पलवित करते हैं, जिन विचारों को लेकर ये चलते हैं, हम सब खराब है, वो चाइना के माओ और मार्क्सवादी जो विचार जो है वो आज नेताजी के जन्म जयंती पर सामने रखकर बात करने वाले लोगों से मैं कहीं सहमत नहीं हूँ। हाँ, किसान की जब मौत होती है इस देश में तो दुख जो है हम सभी को होता है, ये सिर्फ इन्हीं को नहीं होता है। इनसे ये जरा पूछिए कि 25 साल में 5 लाख किसानों ने आत्महत्या करी, तब ये कहाँ थे? आज ये टफली लेके वहाँ पे जो देशद्रोही हैं उनको रिहा करने की मांग करते हैं। वहाँ जो है प्रधानमंत्री को गाली दिया जाता है। किसान आंदोलन को ये किस तरह से विकृत करने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों को किस तरह से भड़का के उनके अंदर भर के किस तरह से क्यों कर रहे हैं सरकार? आप गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसे लोगों को? कोरोना में उनके साथ जाति कर रहे हैं, ये उन मौत के लिए ये जिम्मेवार आपके लोग हैं, वो आपके लोग हैं, इस तरह की हरकतें करते हैं। आप सरकार आपकी है, दिल्ली में सरकार आपकी है। महेश जी, वो तो किसान बार बार कह चुके हैं कि अगर हमारे बीच में ऐसे कुछ लोग हैं, महेश वर्मा जी, ये तो किसान बार बार कह चुके हैं, अगर हमारे बीच में कोई भी असामाजिक तत्व है तो उसकी गिरफ्तारी आप कीजिए, उसे जेल में डालिए, उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। हम भी चाहते हैं इस आंदोलन में सिर्फ किसान रहें। किसानों की बात से अलग मैं पश्चिम बंगाल के बारे में पूछ रही हूं। आप कहते हैं कि राजनीतिक हिंसा हो रही है, कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। मैं पूछ रही हूं राष्ट्रपति शासन आप लोग क्यों नहीं लगा देते? बार बार महिला आयोग को वहां पर भेज देते हैं, जबकि डेटा कहता है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध कम हुआ है। ये एनसीआरबी का डेटा है 2014 से 2020 तक का, 21% अपराध कम हुआ है टीएमसी की सरकार में। फिर आप लोग क्यों कहते हैं बार बार कि अपराध बढ़ रहा है? आप बार बार महिला आयोग को भेज देते हैं। अगर इतना ही ज्यादा कानून व्यवस्था चरमराई हुई है तो राष्ट्रपति शासन लगाइए। थैंक यू रचना मैडम, थैंक यू, बहुत बढ़िया। महेश वर्मा जी, ये सवाल आपसे है। उपयोग किया और सबसे ज्यादा किसी राजनीतिक रूप से इसका इस्तेमाल किया तो वो कांग्रेस ने किया। भारतीय जनता पार्टी कभी ना इस तरह के विचारों को लेकर चलती है। हमारी जो पूरी निष्ठा और मंशा और जो विश्वास है वो जनता के साथ है। जनता वहां ये तय करेगी कि ममता जैसे हिटलर को, ममता जैसे तानाशाह को कैसे उखाड़ फेंकना है। राष्ट्रपति शासन किसी भी लोकतंत्र में जो है वो हथियार नहीं है जो कि किसी भी अराजक स्थिति को खत्म करे। अराजक स्थिति को खत्म करने के लिए जनशक्ति ही सबसे बड़ी ताकत होती है। आज जिस तरह से ममता दीदी वहाँ रोहिंग्या के साथ है, आज महेश जी आपको रोक रही हूँ, इस बीच बहुत बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर। अजय अरोड़ा जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, आपसे मैं जवाब लूंगी, लेकिन इस बीच बहुत बड़ी खबर, दिल्ली में आज चुनाव आयोग की बैठक होनी है। पश्चिम बंगाल दौरे के बाद आज दिल्ली में बैठक बेहद खास इसलिए कही जा रही है क्योंकि पश्चिम बंगाल में वक्त से पहले चुनाव हो सकते हैं। ये सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर है। कल इलेक्शन कमीशन ने बंगाल में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी, ऐसी बात करते हुए कहा था। अब इसी सिलसिले में आज मीटिंग भी बड़ी होनी है। मई से पहले ही पश्चिम बंगाल में चुनाव हो सकते हैं, ऐसी सुगबुगाहट अब तेज हो गई है। बीजेपी में पश्चिम बंगाल के बीजेपी के टॉप लीडर्स जब चुनाव आयोग में पहुंचे थे शिकायत करने के लिए, राजनीतिक हिंसा के मामले को पहुंचाया था और कहा था जांच इस मामले में होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन की टीम वहां पहुंची थी। अब खबर ये कि बंगाल में वक्त से पहले विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, यानी कि मई से पहले चुनाव हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन जब बंगाल में दौरा करके लौटी है तो कहना यह है कि सुरक्षा बढ़ा दी जाए, वहां पर कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है, बेहतर नहीं है। ये बहुत बड़ी खबर है। अजय अरोड़ा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी रचना जी, भारतीय जनता पार्टी के साथी ने जो बातें की, मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता। आज इस दिन जो पराक्रम दिवस कह रहे हैं, तो मैं अपील करता हूं भारतीय जनता पार्टी से और देश के प्रधानमंत्री से, जब वो वहां जाएं और जब श्रद्धा सुमन अर्पित करें तो हिम्मत करके वहीं से आज कह दें, श्रद्धा सुमन जब मानेंगे जब वहीं से बंगाल से कह दें, किसान भाइयों आपको 59 दिन हो गए आंदोलन करते हुए और
11 वार्ताएं फेल हो गई, लगभग 125 किसानों की मृत्यु हो गई। दरअसल क्या है कि जब मैं पश्चिम बंगाल को लेकर डिबेट करती हूं सर और किसानों को लेकर सवाल पूछती हूं तो कई बार बीजेपी के लीडर्स को बुरा लग जाता है। इसीलिए आज हम कोशिश करेंगे कि कम से कम किसान आंदोलन को लेकर बात करें, पश्चिम बंगाल की राजनीति पर ज्यादा रहें, क्योंकि इस बीच बहुत बड़ी खबर यह आ गई है कि पश्चिम बंगाल में वक्त से पहले चुनाव हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन की बड़ी मीटिंग आज होने वाली है। अपडेट के साथ हम लौट रहे हैं। पहले हेडलाइंस। खबर के सह प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर बंगाल में आज आमने सामने हो सकते हैं पीएम मोदी और ममता। कोलकाता में पीएम पराक्रम दिवस पर होंगे शामिल। टीएमसी मना रही है देश नायक दिवस। सिंघू बॉर्डर पर पकड़ा गया संदिग्ध। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान संगठन का दावा, 4 किसान नेताओं को गोली मारने की थी साजिश। 19 जनवरी से सिंघू बॉर्डर पर कर रहा था रेकी। किसान आंदोलन का 59वां दिन, 11वें दौर की बैठक के बाद और तेज होगा किसानों का आक्रोश। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, आंदोलन की पवित्रता हुई खत्म। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड की तैयारियों में जोर शोर से जुटे किसान। बैरिकेड तोड़ने के लिए ट्रैक्टर्स के आगे लगवाए लोहे के पैनल। आंसू गैस से बचने के लिए कवर का भी इंतजाम। लगातार दूसरे दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी। मुंबई में 92 रुपए प्रति लीटर हुआ पेट्रोल। दिल्ली में 25-25 पैसे रोज बढ़ रहा है पेट्रोल डीजल के दाम। अब तक नए साल में 2 रुपए तक महंगा हुआ है पेट्रोल डीजल। पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिहाज से आज बड़ा दिन है। सियासत लगातार गर्म और अभी जैसे हमने हेडलाइन से पहले आपको बताई बड़ी खबर, इलेक्शन कमीशन की टीम जब पश्चिम बंगाल के दौरे से लौटी है, कह रही है कि सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा बढ़ा देनी चाहिए। और इसी बीच सुगबुगाहट ये तेज हो गई है कि हो सकता है पश्चिम बंगाल में तय समय यानी कि मई से पहले ही चुनाव हो जाएं। आज इसी बात को लेकर बड़ी बैठक भी होनी है। जो भी अपडेट होगा आगे आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन लगातार टीएमसी की मुश्किलें क्यों बढ़ गई हैं वो आपके लिए जानना जरूरी है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले टीएमसी में एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। पहले शुभेंदु अधिकारी, फिर सुनील, फिर उसके बाद बाकियों की एक लंबी लिस्ट है, लंबी लाइन। और कल ही वन मंत्री राजीव बनर्जी की तरफ से भी टीएमसी का साथ छोड़ दिया गया। ऐसे में सवाल यही कि आगे ममता बनर्जी के लिए ये लड़ाई कितनी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। नवंबर 2020 जब शुभेंदु अधिकारी ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 16 दिसंबर 2020 शुभेंदु अधिकारी का विधायक पद से इस्तीफा हुआ। 19 दिसंबर 2020 शुभेंदु बीजेपी में शामिल हो गए। बहुत कम गैप रहा है इन तारीखों में, आप ध्यान दीजिएगा। टीएमसी विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए थे और अपने साथ 5 टीएमसी विधायक ले गए थे। बंशी मैत्री, विश्वजीत कुंडू, शीलभद्र दत्त, ये सभी बीजेपी में शामिल हुए। उसके बाद शुक्र मुंडा, सैकत पाजा, ये भी बीजेपी में शामिल हुए। सांसद सुनील मंडल बीजेपी में शामिल हो गए। 5 जनवरी जब लक्ष्मी रत्न शुक्ला मंत्री पद से इस्तीफा दे देती हैं। 20 जनवरी जब विधायक अरिंदम भट्टाचार्य बीजेपी में शामिल हो गए। और अगर मैं बताती रहूं, लंबी लिस्ट है। 22 जनवरी राजीव बनर्जी जब वन मंत्री पद से इस्तीफा देते हैं। और वैशाली डालमिया जिन्हें डिसिप्लिन के मामले में टीएमसी से निष्कासित टीएमसी ने खुद कर दिया है। अब जब इतने बड़े लीडर्स टीएमसी का साथ छोड़ रहे हैं, आगे का सफर ममता बनर्जी के लिए कितना कठिन रहेगा, आप जानिए। ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसको वो वास्तवायित कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत। हम भी वही चाहते हैं कि आत्मनिर्भर मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, आत्मनिर्भर मेरा पश्चिम बंगाल हो। और वो आत्मनिर्भर तभी हो सकता है जब युवा पीढ़ी को हम और मजबूत करें, उनको एम्पावर करें, उन्हें उनके रोजगार के साथ फिर हम सोसाइटी के काम के लिए इस्तेमाल करें। 4 महीने के बाद चुनाव है और पश्चिम बंगाल के लोग, उनकी राजनीतिक सूझबूझ दूसरे राज्यों के तुलना में कहीं ज्यादा है। क्रांतिकारी राज्य रहा है, तो इतनी आसानी से ये बात कहना मैं नहीं समझता हूं कि इसमें कोई सत्य है, कोई उसमें सच्चाई है। चुनाव के दौरान सभी दल और नेता
अपने अपने पक्ष में तर्क जुटाने का काम करते हैं। चुनाव के नतीजों के बाद ही तय होगा कि जनता का रुख किधर है। कभी लक्ष्मी रतन जी दे रहे हैं, मंत्री भी भाग रहे हैं सारा दल छोड़ के। शुभेंदु दा ने भी छोड़ दिया, ये पार्टी उनको ठीक नहीं लगा। और राजीव बनर्जी ने भी, इतना बड़ा मंत्री, उन्होंने भी छोड़ दिया। और लक्ष्मी रतन शुक्ला जी ने भी छोड़ दिया। सब मंत्री लोग ही जा रहे हैं, तो विधायक तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं पब्लिक के साथ रहूंगी और काम करूंगी। हमारे साथ लगातार पैनल जुड़ा हुआ है और मित्रा प्रकाश जी, इन सभी लीडर्स को आपने सुना होगा। आगे की राजनीति में क्या क्या मोड़ आएंगे, क्या क्या घटनाएं होंगी, ये सब तो जनता देख रही है, पश्चिम बंगाल की भी और देश की भी। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, 3 दशक से ज्यादा लेफ्ट ने राज किया है पश्चिम बंगाल में, और एक वक्त वो भी था जब लेफ्ट के बिना पश्चिम बंगाल में राजनीति की कल्पना हो नहीं सकती थी। आज वक्त इतना क्यों बदल गया है? बीजेपी, जिसे ममता बनर्जी लगातार आउटसाइडर कह रही हैं, बीजेपी के टॉप लीडर्स पहुंच रहे हैं, लेकिन वही बीजेपी प्रयोग पर प्रयोग कर रही है। कभी सीएए एनआरसी का, कभी लव जिहाद के खिलाफ कानून का, कभी कह रही है एक मुट्ठी चावल अभियान के जरिए लोगों से हम भावनात्मक जुड़ाव पैदा करेंगे, लगाव पैदा करेंगे। सबका अलग अलग तरीका होता है, स्ट्रेटेजी होती है राजनीति करने की। क्या लेफ्ट समझ नहीं पा रहा कि पश्चिम बंगाल के लोगों से दोबारा कनेक्ट कैसे पैदा हो? बिल्कुल मैडम, आप जो कह रही हैं, आप सारी बातें आपकी सत्य हैं और मैं इस पे सहमत भी हूं। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं, हम लोगों के बीच जा रहे हैं, जल जंगल जमीन रोजगार के मुद्दों पे बात कर रहे हैं, तमाम बातों पे बात कर रहे हैं। और जनता समझदार है, जनता इन सांप्रदायिक लोगों को नहीं समझेगी, इस बार उसको विश्वास दिलाएगी। हम लोग विश्वास दिलाएंगे कि आप रोजगार के मुद्दों पे बात कीजिए, आप किसान के मुद्दों पे बात कीजिए। आप देख रहे हैं देश में किसानों की क्या स्थिति है, रोजगार की क्या स्थिति है, और जनता इन चीजों को समझेगी और निश्चित रूप से हमारे ऊपर भरोसा करेगी और हमें चुनकर वापस भेजेगी। और दूसरी बात मैडम, आप अभी कह रही थी कि तमाम नेता लेफ्ट से, कांग्रेस से और बीजेपी में जा रहे हैं, तो मैं उनके लिए एक बात कह दूं कि मैडम, जैसे शादियों के पहले कद्दू मार्केट में बिकता नहीं है, लेकिन जब लगन का सीजन आता है तो कद्दू भी महंगे रेट पे बिकने लगता है, सजाने के लिए, उसका कार्टून बना के सलाद के स्टॉल पे रखने के लिए। तो वो करता है कि वो एक समय आए और उसको अच्छा रेट मिले और वो किसी अच्छी पार्टी में, किसी बड़ी पार्टी में जा सके। तो बीजेपी के पास सत्ताधारी पार्टी है, बीजेपी के पास अच्छा मतलब आप मान रहे हैं कि बीजेपी के फेवर में हवा बह रही है, बीजेपी के लिए फायदे का सौदा साबित हो रहा है हर एजेंडा। फायदे का सौदा नहीं, मैं फेवर नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि वो नेता जिनका कोई अस्तित्व नहीं था अपनी पार्टी में, जिनकी जनता नहीं सुन रही थी, वो भी एक अच्छा रेट लेके बीजेपी में जा रहे हैं। क्योंकि बीजेपी सत्तारूढ़ पार्टी है, उनको खरीद सकती है, उनको ऑफर दे रही है कि हम जीत जाएंगे तो आपको मंत्री बनाएंगे, विधायक बनाएंगे, बाकी पार्टियों के पास कुछ नहीं है। तो इस तरह की चीजें हैं। तो ये समय आया है, तो उसी कद्दू की तरह इस समय तमाम नेता ऐसे हैं जो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। और ये मौका परस्त लोग हैं, ये किसी के विचारधारा के नहीं, ना तो ये लेफ्ट के हैं, ना तो ये कांग्रेस के हैं, ना तो ये तृणमूल कांग्रेस के हैं। सॉरी टू से, लेकिन कौन पॉलिटिशियन ऐसा नहीं होता जो मौका परस्त रहे? मैं तो लगातार देख रही हूँ, एक पार्टी में शामिल होते हैं, कुछ वक्त दूसरी पार्टी में जाते हैं, फिर तीसरी पार्टी में जाते हैं, या फिर अपनी पार्टी बना लेते हैं। मैं स्टेबिलिटी नहीं है सर, नहीं है, नहीं कह सकते कि सालों से। हाँ, ये सभी के साथ है, लेकिन ये सभी के साथ है। अजय अरोड़ा जी, ठीक है, अजय अरोड़ा जी, कांग्रेस में लगातार अध्यक्ष पद को लेकर चर्चा होती रही। कल ही खबर आई थी कि अध्यक्ष पद को लेकर अभी डिले हो गया है मामला, मई में चुनाव होगा, अभी सोनिया गांधी ही अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर अपना कार्यभार संभालेंगी। आपको लगता नहीं कि ये जो डिले वाली फितरत है कांग्रेस को, इसमें तब्दीली होनी चाहिए? ये आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है, क्योंकि अगर पश्चिम बंगाल में आप आने वाले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं तो क्या आम लोग भरोसा कर पाएंगे? क्योंकि टॉप लीडरशिप अगर अध्यक्ष पद को लेकर या फिर मैनेजमेंट को लेकर सवाल खड़े करे तो कैसे विश्वास पैदा करेंगे लोगों में कि हाँ, हम आपके लिए हैं, हम आपकी सेवा के लिए हैं? रचना जी, किसान एक संगठन, एक विचारधारा है, और जहां तक आपने अध्यक्ष चुनाव की बात की, ये हमारा आंतरिक मामला है। और जहां तक आपने बंगाल चुनाव की बात की और अध्यक्ष की बात की, सर अगर आंतरिक मामला है तो कांग्रेस के ही सालों साल पुराने बड़े लीडर सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? रचना जी, हमारी पार्टी ऐसी है जो लोकतांत्रिक है,
हर एक को अपनी बात कहने का अधिकार है। इसे तो साधुवाद देना चाहिए। अच्छा। ये हमारे लिए प्लस एंड पॉजिटिव पॉइंट है। और जहाँ तक आपने बात की अंतरिम अध्यक्ष और अध्यक्ष की बात की, हाँ। हमारा हर एक कार्यकर्ता, हमारा हर कार्यकर्ता अध्यक्ष है, हमारा एक कांग्रेस सिपाही अध्यक्ष है, और हमारा संगठन के जितने भी नेता हैं, शीर्ष नेता, सारे ही अध्यक्ष ही मानो आप उनको, क्योंकि अध्यक्ष एक नाम है रचना जी, एक नाम है। और हमने तो जितने भी कांग्रेस के सिपाही हैं, भारत के देश में जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनके दिलों में, उनमें जो जज्बा है, उनमें जज्बा अध्यक्ष वाला ही है। आप बिल्कुल, मुझे पता है, मैं बोलने लगा था कि आप चिंता ना करें, क्योंकि इसलिए कि हमारी जो पार्टी है, हमने क्या करना है, कब करना है, बिल्कुल ठीक है, आपके समक्ष आएंगे और बहुत जल्दी आएंगे। बिल्कुल इंतजार रहेगा मुझे भी, देश को भी, क्योंकि हम लोग चाहते हैं विपक्ष भी मजबूती के साथ सामने आए, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती कही भी जाती है। आप सभी रहिएगा, क्योंकि ममता बनर्जी के लिए आगे मुश्किलों भरा वक्त आने वाला है, लेकिन उसी को लेकर चर्चा ये भी तेज है कि चुनाव की तैयारियों में ममता बनर्जी जुटी हुई हैं, लेकिन उनके साथी जहां दंगल से ऐन पहले उनका साथ छोड़कर भाग रहे हैं, तो वहीं दूसरे मोर्चे पर भी उनकी मुश्किलें कम होती हुई नहीं दिख रही, क्योंकि बंगाल में मुस्लिम समाज के बड़े चेहरे और फुरफुरा शरीफ के मौलाना अब्बास सिद्दीकी ने बंगाल में चुनाव लड़ने का ऐलान किया। मौलाना के चुनाव में उतरने के मायने क्या हैं? इससे ममता बनर्जी और उनके वोट बैंक पर असर क्या होगा? ये रिपोर्ट पहले देखते हैं, फिर इस पर चर्चा होगी। बंगाल के दंगल में मौलाना की एंट्री। मौलाना अब्बास दीदी के लिए बनेंगे पास। मुस्लिम वोटों के कितने दावेदार? ओवैसी के बाद अब मौलाना की हुंकार। बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर एक ओर जहां बीजेपी और टीएमसी में सत्ता पर काबिज होने के लिए संघर्ष चरम पर है, तो वहीं दूसरी तमाम राजनीतिक पार्टियों ने भी इस सियासी दंगल में ताकत झोंक दी है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बंगाल चुनाव का बिगुल फूंकने के बाद फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने भी इंडियन सेक्युलर फ्रंट नाम से नई पार्टी बनाकर सभी 294 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की हुंकार भरी है। कोलकाता प्रेस क्लब में सूफी मजार फुरफुरा शरीफ के प्रमुख मौलाना अब्बास सिद्दीकी ने अपने इरादों का ऐलान कर दिया, लेकिन सियासत में उनकी एंट्री के ऐलान के कई मायने लगाए जा रहे हैं। जैसे बंगाल में मुस्लिम वोटों में बिखराव, जो जनाधार ममता के पास था वो बटेगा, ममता की जीत की गारंटी का खात्मा तय। मतलब सूफी मजार फुरफुरा शरीफ के प्रमुख के ऐलान से एक बात तो तय है कि ममता बनर्जी के वोट कटेंगे और बीजेपी को बड़ा फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि बंगाल में मुस्लिम वोटर्स की अच्छी खासी संख्या है। बंगाल में मुस्लिम आबादी करीब 2 करोड़ 46 लाख है, जो राज्य की कुल आबादी का 27.1% है, और कहा जाता है कि इसी आबादी का भरोसा जीतकर पिछले चुनाव में ममता बनर्जी ने बाजी मारी थी। एक और ममता की पार्टी में भगदड़ मची है, तो वहीं दूसरे मोर्चे से भी चैलेंज लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पहले जो ओवैसी बंगाल की राजनीति से दूर थे वो मैदान में आ चुके हैं, और अब भाईजान के नाम से मशहूर मौलाना अब्बास सिद्दीकी भी सियासी समर में न सिर्फ कूदे हैं, बल्कि सभी 294 सीटों पर ताल ठोकने का ऐलान कर चुके हैं। खास बात यह है कि मुस्लिम समाज के अलावा वो दलित मटुआ समुदाय के बीच अपनी मजबूत पकड़ रखते हैं। ऐसे में ममता बनर्जी के लिए मुस्लिम वोटर्स को अपने पाले में लाना आसान नहीं होगा। ऐसे में दीदी कैसे इस बिगड़ते गणित को अपने पक्ष में करेंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ममता बनर्जी से जुड़ी हुई रिपोर्ट आपने देखी और मुस्लिम वोट बैंक को समझाती हुई रिपोर्ट आपने देखी, तो सवाल बादल देवनाथ जी आपसे ही मेरा बनता है। हालांकि आप जीत को लेकर आश्वासन एक बार फिर से देंगे, कहेंगे हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं, जनता का साथ मिलेगा। अगर फैक्ट्स पर बात करेंगे तो बेहतर समझ में आएगा दर्शकों को भी और मुझे भी। मुझे बताइएगा, 294 में से 110 सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम प्रभावित हैं। ऐसे में वोट बैंक किसके हक में जाना चाहिए? टीएमसी, लेफ्ट, कांग्रेस? पहले सिर्फ यहीं पर मुस्लिम वोट बैंक बंटता था, लेकिन अब एंट्री हो गई है ओवैसी की भी, फुरफुरा शरीफ की भी। मुस्लिम किसे वोट देंगे, किसका साथ देंगे? और कहीं ऐसा तो नहीं बढ़ते बढ़ते वोट बैंक किसी के मतलब का नहीं रहेगा, किसी के फायदे का नहीं रहेगा? रचना मैडम, एक सवाल नहीं, बहुत सारे सवाल आ गया, क्योंकि 10 मिनट मैंने यहाँ पर बैठा हूँ आपके प्रोग्राम में। चुनाव तो मैं
30 सेकंड में मैं आंसर उत्तर दे रहा हूँ, ठीक है। 30 सेकंड के लिए बोलूंगा। ठीक है। चुनाव ऑफिस को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चुनाव ऑफिस में बहुत बार किया, अरोड़ा जी को रिक्वेस्ट करूंगा, अरोड़ा जी आगे चुनाव करने का कोई जरूरत नहीं, टाइम पर कीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। एग्जाम चल रहा है, बहुत सारे काम बंगाल में रहे और ऐसा आगे करने का कोई जरूरत नहीं। तीसरा रोहिंग्या का बात है, रोहिंग्या 40,000 है, रोहिंग्या का वोटर आई कार्ड में इसका एक भी वोटर आई कार्ड नाम नहीं है। तीसरा है देशद्रोही गद्दार का बात आया, मैं इनको महेश जी को बोलना, जो देशद्रोही कौन है और गद्दार कौन है, इस पर बता दीजिए। तीसरा है एक मुट्ठी चावल, एक मुट्ठी चावल का बात 10 साल में नहीं है, जेपी नड्डा को, ममता को आज याद आ गया एक मुट्ठी चावल चाहिए। रेशन तो बंद कर दिया, लेकिन ममता बनर्जी जून तक रेशन फ्री में दे रहा है। तीसरा बात आया वैशाली का बात, वैशाली के व्यवसायी का बेटी है, वो राजनीति इतना अच्छा नहीं जानते, 2-4 बातें कर देते, उसको पता नहीं कैसे बात करना था पार्टी के बारे में, इसलिए निष्कासित हो गया, इसके बारे में भी बात करूंगा। तीसरा बात है बीजेपी क्यों छूट रहा है। मैं मैडम जो जहां पर ममता बनर्जी का बीजेपी आगे है, 50,000 40,000 वोटों से आगे है, वही 4-5-10 जगह से वो लोग सोच रहे भाजपा में जाऊंगा तो जीत जाऊंगा, लेकिन भाजपा इन लोग टिकट दीजिएगा। तीसरा लास्ट जो पॉइंट आपका आया, अब्बास सिद्दीकी का बात आया, अब्बास मेरा छोटा भाई है, मैं आप पहले भी कहा, उसका मस्जिद में मैंने गया, उनके साथ बात किया, खाना भी खाया मस्जिद में, लेकिन एक भी ज्यादा नहीं है मैडम, बहुत ज्यादा, बहुत सारे मौलवी है, बहुत सारे धर्मगुरु है, उन सब क्या कह रहे पहले आप जान लीजिए। हाँ। एक धर्मगुरु का सभा में 10,000 लोग हो सकता है। हाँ, ठीक है बादल देवनाथ जी, क्योंकि आप बड़ा धारा प्रवाह बोलते हैं और मैं अप्रिशिएट करूंगी, आपने बहुत कम वक्त में बहुत सारे सवालों का जवाब दे दिया। आगे भी इसी तरीके से बोलते रहिए, आप जैसे लीडर्स के साथ बोलना और बात करना अच्छा लगता है। अजय अरोड़ा जी बहुत शुक्रिया आपका, मित्रा प्रकाश जी बहुत शुक्रिया, साथ ही साथ महेश वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे बीजेपी की तरफ से। आप सभी का इस चर्चा में बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब जब वक्त से पहले अगर चुनाव हो रहे हैं तो पश्चिम बंगाल की जनता किसे साथ अपना देगी, किसे अपना हाथ देगी और किसे जिताएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज का दिन पश्चिम बंगाल के लिहाज से बेहद खास है, प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, दिन भर इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है।